ओवैसी बिहार जीतने के बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी की तैयारी में जुट गए हैं। भाईजान के बीच ओवैसी की पॉपुलैरिटी का पहला टेस्ट महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में होना है, लेकिन इस बार ओवैसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जमीयत के मौलाना महमूद मदनी। मुसलमानों के बीच जिस एग्रेशन के साथ ओवैसी कैंपेन करते हैं, मदनी अब उससे भी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। जिहाद से शुरू हुई बात बाबरी काशी होते हुए मथुरा तक जा पहुंची है, तो ओवैसी के नेता भी गली गली गिना रहे हैं। मुस्लिम वोट की लड़ाई में इस वक्त कौन लीड कर रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। जब से ओवैसी ने बिहार जीता है, तब से ओवैसी और मदनी के बीच कंपटीशन शुरू हो चुका है। गुलामी जो है वो सिर्फ गोरे अंग्रेजों की नहीं है। ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेजों से तो बुजुर्गों ने आजादी दिलवा दी और हम उनकी काली नाजायज औलाद के गुलाम हो जाएं। मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मुसलमान वोट के लिए सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, वो भी दो बड़े मुसलमानों के बीच। हम तो जमीयत उलमा में इसलिए नहीं आए हैं कि छोड़ के भाग जाएंगे। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे। जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ। तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। मुसलमान वोट की ये लड़ाई बिहार से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी की टीएमसी भी कूद पड़ी है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ देगी लेकिन मस्जिद बनाएगी। ये पहली बार हो रहा है जब मुसलमान वोट के लिए दो मुसलमानों के बीच जंग छिड़ी है। एक साइड जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। दोनों के बीच मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनने की रेस शुरू हो चुकी है। मौलाना मदनी ने जिहाद से मुसलमानों की बात शुरू की और वंदे मातरम तक ले गए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। याद रखिएगा, गुलामी जो है वो सिर्फ गोरे अंग्रेजों की नहीं है। ऐसा ना हो
कि गोरे अंग्रेजों से तो बुजुर्गों ने आज़ादी दिलवा दी और हम उनकी काली नाजायज औलाद के गुलाम हो जाएं। ओवैसी और मदनी के बीच छिड़ी इस लड़ाई का ट्रिगर पॉइंट 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी है। इस बैकग्राउंड में महाराष्ट्र का लोकल बॉडी इलेक्शन है और अगला चैप्टर यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव का है। इसीलिए मदनी बाबरी से शुरू होकर ज्ञान वापी मथुरा तक पहुंच गए। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञान वापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। उनके बारे में ओवैसी इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े नेता नजर आ रहे हैं। बिहार जीत के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त हाई है, इसीलिए बाबरी पर छिड़ी सियासी जंग में वो भी पीछे नहीं है। ओवैसी खुलकर बाबरी की बात कर रहे हैं, दंगों का जिक्र भी कर रहे हैं। फसादात कितने हुए, दिल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का, हम और आपने देखा गुजरात में, बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्लकशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते, अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए मैदान संभाल लिया है। वोट महाराष्ट्र में गिरने हैं, चुनाव महाराष्ट्र में होना है, लेकिन मुसलमान बस्तियों में वोट की बात डायरेक्ट यूपी से कनेक्ट हो रही है और उसका सेंटर अयोध्या है। उद्धव ठाकरे साहब वो भी बड़े सेक्युलर हो गए आजकल,
मुसलमान कितने भोले होते हैं साहब, जरा सा नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, अपन ने उसके साथ जाना चाहिए। इतना अच्छा है साहब कि जब मेरी बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, कितने नौजवान उस वक्त आज इस महफिल के अंदर है, शायद पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग तब भी और अब भी यही उद्धव ठाकरे साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था की मला गर्व आहे की बाबरी मस्जिद पाडण्यामध्ये आमचे शिवसैनिक सर्वात उभे होते। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के अंदर मेरा शिवसैनिक था और इसलिए मुझे अभिमान है इस चीज का। मुसलमान वोट की लड़ाई जिहाद मस्जिद के रास्ते धमकियों तक पहुंच गई है। ओवैसी के विधायक माजिद हुसैन महाराष्ट्र में जाकर खुलेआम धमकी वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। शरीयत पर सियासी ऐलान जंग कर चुके हैं। मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। बिहार के बाद मुसलमान वोट की लड़ाई महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भाईजान के वोट के लिए दंगल शुरू होगा और इसके लिए अभी से नेताओं ने बैटिंग शुरू कर दी है। ममता की पार्टी के विधायक ने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखने का ऐलान कर दिया है। बात पार्टी छोड़ने तक जा पहुंची है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ देगी, लेकिन मस्जिद बनाएगी। आप तृणमूल कांग्रेस छोड़ देंगे? हाँ, रिजाइन कर देगी। क्या है, मैं जन्म लेने का टाइम तृणमूल का विधायक होकर नहीं लिया। मैं मुसलमान एक माँ को गर्भ में मैं जन्म लिया, तो क्या होगा? तृणमूल पार्टी है